हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग बेटा यहाँ पर हैं आपका जो पार्ट टेस्ट 2 है उसका डिस्कशन करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस इसका आपका दो चैप्टर्स का था केमिस्ट्री का। बेसिकली एक था आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड दूसरा है दैट इज थर्मोडायनामिक्स। ठीक। तो आई विश सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जितनी जैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने है 51। हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है आपसे ICl3 का। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करते हो, ठीक है, वो बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है जो सभी बच्चे यूज करते हैं। वो होता है क्या, VMCA वाला फॉर्मूला, V+M - C+A। ठीक है, जिसमें V जो है बेटे वो क्या होता है, इट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ पर कौन है, दैट इज आयोडीन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। एम होता है मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट यहाँ पे मतलब वैलेंसी जिसकी सिंगल हो, वन वैलेंसी हो, तो वो कौन है बेटे, यहाँ पे Cl है। वो कितने एलिमेंट है ऐसे, तो 3 है। और कैटाइनिक चार्ज C होता है वो 0 है, नाइनिक चार्ज भी 0 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आता है बेटे 5, है ना। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो पॉसिबल है वो आइदर sp3d है या फिर DsP3। ठीक, तो ऐसे ऑप्शन देखिए आपके दो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे ऑब्वियसली, कोई एक ही ऑप्शन होगा, है ना। तो ये देखिए आपको एक ही ऑप्शन दे रखा है ना, चार ऑप्शंस में, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका sp3। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। देखिए इस बार जो टॉपिक है, एक है आपका बेटे बॉन्डिंग, जिसमें कि न्यूमेरिकल्स कम होते हैं, आपको पता ही है, थ्योरेटिकल है। ठीक है, और फॉर्मुलेज है, कंसेप्ट है। तो ये लास्ट जो टेस्ट था ना उस जैसा तो नहीं होगा। लास्ट टेस्ट में आपके दोनों ही चैप्टर न्यूमेरिकल बेस आए थे। इस बार एक न्यूमेरिकल बेस है थर्मोडायनेमिक्स और एक आपका कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा टाइम कम लगना चाहिए, मतलब मेरा पॉइंट ये है इस चीज का कहने का। ठीक है, तो among the following having incomplete octet of the central atom, incomplete octet जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए बेटे BH2 जो है ये एक सिंपल सा ऐसा कंपाउंड है जहां पर ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है ना। और इसके आसपास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं बेटे, 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, बेरिलियम की जो कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 1s2 2s2। ठीक है, 1s2 एंड 2s2। जो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है बेटे क्या, 4। ओके, तो 1s2 2s2 होने के कारण इसमें दोनों ही अनपेयर, दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ठीक है, पर उसको अनपेयर करके आप कहाँ भेज सकते हो, ठीक है, 2p में भेज सकते हो, जिससे कि दो बॉन्ड बना सकता है एट मैक्स। ठीक है, फिर भी इससे ऑक्टेट पूरा तो नहीं, बिकॉज आसपास जो है टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ओके, बाकी सब में आप निकाल के देखोगे बेटे ऑक्टेट कंप्लीट आएगा। ओके, 53। द पेयर ऑफ स्पीशीज विच इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक के लिए, अच्छा ये आपका एमओटी से होगा बेटे, है ना। एमओटी में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सिखाया जाता है, जिसमें कि 14 या फिर 14 से कम वालों का जो है वो अलग तरीके से लिखता है, और 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो अलग तरीके से लिखा था। एक जगह पे एक्सचेंज आता है, π2px π2py और σ2pz, है ना, इसमें एक जगह पे चेंज आता है बस। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लास में भी हिंट किया है और बताया भी है कि जैसे ये पार्ट टेस्ट है तो आप इसके जितने भी एलिमेंट्स है ना, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले लिख लेने का था, ठीक है, जिससे कि आपका थोड़ा सा टाइम बचता है। ठीक है, तो ऐसे N2 है ना, N2 का आप जब आप चेक करोगे बेटे तो वो आपका डायमैग्नेटिक आएगा। ठीक है, O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक आता है, O2 आता है आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्योंकि O2 पैरामैग्नेटिक स्पेशल केस है, क्योंकि बिकॉज O2 जो है वही एक इट वाज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ VBT, है ना। VBT से पता लग रहा था कि O2 एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक था, एक्सपेरिमेंटली पता लगा। फिर MOT आया, MOT ने एक्सप्लेन किया कि ये एक पैरामैग्नेटिक है बिकॉज इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये पैरा हो गया। अच्छा, इन्होंने पूछा डाया है, तो ये रहा बेटे H2 भी डाया है बेटे और N2 भी डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, बाकी करने का तरीका वही है, आप लिखते हैं σ1s2 σ*1s2 σ2s σ*2s। ठीक है, इस प्रकार से π2px π2py। ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक, ओके, नेक्स्ट। आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए डज नॉट एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए बेटे, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होनी चाहिए 0। ठीक, तो आप देखिए तो Be2 जो है इट इज वन ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, जिसमें कि अगर आप निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी 0, बिकॉज इसमें है बेटे टोटल 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा σ1s2 σ*1s2, ठीक है, σ2s2, ठीक है, और σ*2s2। ठीक है, इसमें अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालें
तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बेटे क्या, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से दो, दो चार, सॉरी दो दो चार, हाँ ठीक है चार, और एंटी बॉन्डिंग भी चार है, तो चार माइनस चार और डिवाइड करते हैं बेटे किससे, टू से, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हो जाती है जीरो, इसीलिए ये बी टू एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। पॉजिटिव वाले एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और फ्रैक्शन वाले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जीरो एग्जिस्ट नहीं करता बेटे, है ना, और नेगेटिव तो कर ही नहीं सकता। 55 leads to decrease in bond as well as change in magnetic behavior, है ना, leads to decrease in bond, bond what, बॉन्ड बट यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर या फिर बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है बेटे यहाँ पे, ठीक है, नहीं मेंशन हो तो लेट अस सपोज कि हम लोग यहाँ पर मानते हैं बॉन्ड ऑर्डर, है ना, बॉन्ड ऑर्डर की ही बात कर रहा होगा, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में करवा दूंगा करेक्ट, है ना, जब आप बैठेंगे पेपर में तो इस चीज को मैं करेक्ट करा दूंगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेसिकली, और मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होने का मतलब क्या हो गया बेटे, जहां पर पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक, है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर में चेंज। और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज तो सिंपल है ना, वो आपको निकाल के देखना पड़ेगा, ओके। तो ये देखिए बेटे, ये आपका O2 है, O2 एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें दो अनपेयर्ड रहते हैं, और O2 माइनस जब रहेगा तो एक जो है वो तो पेयर्ड हो जाएगा, बट फिर भी दूसरा वाला अनपेयर ही रहेगा, ठीक है। तो जिससे कि आप ये बता पाएंगे कि अभी भी ये पैरामैग्नेटिक ही है, ठीक है, तो उसके मैग्नेटिक बिहेवियर में चेंज नहीं आया, पहले भी पैरा था और अभी भी पैरा है, ठीक है। तो ये वाला तो वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। N2 से N2 प्लस की अगर बात करें, N2 से N2 प्लस की, तो देखिए इसमें क्या होता है बेटे, हाँ इसमें चेंज आ गया, डायमैग्नेटिक है, ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ओके। और जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी चेंज करेगा, हाँ वो भी डिक्रीज करेगा, क्यों, देखो N2 में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो एक ट्रिक मैंने सिखाया है, ठीक है, कि 14 इलेक्ट्रॉन जहां पर है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन घटाइए तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटता है, और नीचे भी आते हैं, ठीक है, तब भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटता है, मतलब 15, 16, 17, 18, ठीक है, फिर 14 के ऊपर जाएंगे 13, 12, 11, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक सिंपल तरीका है, ठीक है, जिसमें कि ये 2.5 है बेटे बॉन्ड ऑर्डर, ये आपका 2 है, ये आपका 1.5 है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है। इसके लिए भी हो जाएगा 2.5, इसके लिए हो जाएगा 2, और इसके लिए क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो ऐसे करके आप बॉन्ड ऑर्डर एक रफ तरीके से निकाल सकते हो, है ना। तो देखो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, तो N2 प्लस में हो जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर चेंज करेगा 2.5 डिक्रीज, ठीक है। तो ये आंसर होगा बेटे, चेंज भी कर रहा है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक से पैरा में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इज ऑब्जर्व्ड इन, ठीक है, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल वैसे भी जो पॉसिबल है बेटे वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो वो रहेगा आपका I3 माइनस में, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस कंपाउंड है, जिसमें कि जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें लीनियर होता है बेटा, है ना, ठीक है। हर आयोडीन पे आपके तीन तीन लोन पेयर होते हैं, हर आयोडीन पे 3 लोन पेयर है, तो अगर मैं इसको सेंट्रल एटम मानता हूँ बीच वाले आयोडीन को, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो हो जाएगी क्या, 1 2 3 और 4 और 5, है ना, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है, तो ये हो जाएगा बेटे sp3d, ओके। और जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाएगा कितना बेटे, 180 डिग्री, तो ये मैक्सिमम है ना, इससे ऊपर बॉन्ड एंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा I3 माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, the following molecule contains equal number of sigma and pi bonds, ठीक है, ये भी वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन है बेटा, काउंट ही करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो देखो बेंजीन का मुझे पता है, बेंजीन में पाई आपको कम होता है ना, सिग्मा ज्यादा होता है, C2H4 में भी सिग्मा ज्यादा होगा, H2O2 में तो पाई है ही नहीं, SO3 में तीनों बराबर होगा, देखो कैसे, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड, तो क्लियर दिख रहा है आपको बेटे, 3 सिग्मा है और 3, ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 58 पे आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर अदर देन 3, ठीक है, बस ये तो मैंने बता दिया आपको भाई, सिंपल तरीका है बेटे, वही जो आपको ट्रिक बताया मैंने, 14 के लिए 3 और 0.5 से घटाते जाइए, तो इसमें कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा 3 बॉन्ड ऑर्डर,
14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और 6, 14 और प्लस है, तो इसका मतलब हो गया 13 इलेक्ट्रॉन। 13 के लिए क्या हो जाएगा, 2.5। ठीक है, यही आंसर बन गया बेटा, है ना, सीओ प्लस ही बन गया आंसर, है ना। फिर भी देख लीजिए, एनओ प्लस में ऑक्सीजन है 8 और नाइट्रोजन है 7, 8 और 7 15, और एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन, 14 के लिए 3 होता है। और अगेन 7 और 6 13, 13 और एक माइनस है, मतलब 14 हो गया, फिर से 3 हो गया। तो अदर देन 3 का मतलब क्या हो गया बेटे, सीओ प्लस आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये ट्रिक जो है हेल्पफुल होगी, काम आ रही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिमम बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी मिनिमम होने के लिए बेटे क्या होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर भी मिनिमम होना चाहिए। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है मिनिमम किस में होगा, देखो देखो, ये 3 है बॉन्ड ऑर्डर, है ना। ठीक है, इसमें है 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 12 है, तो ये हो जाएगा बेटे बॉन्ड ऑर्डर 2। और ये है आपका B2, ये है 10 वाला, तो इसको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं, हाँ, ये तो निकालना ही पड़ेगा। F2 में देखिए क्या है, F2 में बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, बिकॉज एक ही बॉन्ड बनता है F और F के बीच में। B2 में है बेटे 10 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 है, हाँ ठीक है, तो हो जाएगा सिग्मा 1s2, B2 का लिख रहा हूँ, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, है ना, ये 8 हो गए। ठीक है, और उसके बाद क्या है बेटे, पाई 2px1 और पाई 2py1। ठीक है, पाई 2px1 और पाई 2py1। ठीक है, तो इसका जो है 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, हाँ ठीक है, 10 हो गए। अब इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेटे, देखो ये सब तो कट जाएगा, है ना। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गया 2 और बाई 2, ऐसा इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आ रहा है। अच्छा, देखिए इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर से अब डिसाइड नहीं होगा, अब ये डिसाइड होगा बेटे किससे, एटॉमिक साइजेस से, है ना। तो एटॉमिक साइजेस जो है वो F2 और B2। ठीक है, F2 में है सिंगल बॉन्ड, B2 में भी सिंगल बॉन्ड है। मिनिमम बॉन्ड इंथैल्पी बोल रहा है बेटे, F2 को तो तोड़ना मुश्किल होगा, बिकॉज लेफ्ट से राइट जाते हुए जो बॉन्ड इंथैल्पी है सिंगल बॉन्ड्स की, वो बढ़ती है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये B2 होना चाहिए, है ना, B2 ही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें कुछ करेक्शन होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ अभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउटफुल है, बट फिर भी देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये तो करेक्ट हुआ बेटा ना, ये कह रहा है नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से गलत है, ओके। तो डबल बॉन्ड तो शॉर्टर होता है, ये तो करेक्ट हुआ बेटे, है ना। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन अ पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन अ पाई बॉन्ड, ठीक है, नहीं ये गलत हो गया बेटा, है ना। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड, क्यों, बिकॉज सिग्मा में जो ओवरलैपिंग होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होता है। ठीक, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन, ये तो करेक्ट है। कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी करेक्ट है बेटे, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, सेकंड वाला, इनकरेक्ट पूछा गया इसीलिए। ठीक है, सेकंड वाला आंसर है, ओहो ये। ठीक, नेक्स्ट 61 पे आते हैं। ठीक, विच वन इज मोस्ट स्टेबल स्पीशीज विथ रिस्पेक्ट टू एमओटी, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल देखने के लिए आपको क्या देखना होगा बेटे, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल करके चेक करेंगे बेटे, ओके, और उससे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, उसको बॉन्ड ऑर्डर ही निकालना है, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ये O2 प्लस आना चाहिए आंसर, बॉन्ड ऑर्डर से ही आएगा ये। ओके, नेक्स्ट 61 के बाद 62 पे आते हैं। तो द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज, स्मॉलेस्ट इन साइज। अच्छा देखिए, सभी थर्ड पीरियड के मेंबर है, और थर्ड पीरियड में जो है ट्रेंड क्या है बेटे, आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज जो है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो सबसे छोटा इसमें एलिमेंट जो है वो ये हो जाएगा बेटे, है ना। जो भी एलिमेंट होगा, 5 2 7 और 6 4 10 मतलब 17, ये क्लोरीन की बात हो रही है, तो क्लोरीन इन सभी में क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये तो पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन लग रहा है। 63, चूज द स्पीशीज from the following with planar shape and maximum number of lone pair of electrons around the central atom। अच्छा, प्लेनर भी चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर भी चाहिए। ठीक है, तो वो आप काउंट करते हैं, देखिए बेटे, SF4 जो है वो सीसॉ टाइप का होता है। ठीक है, ये आपका प्लेनर तो हो जाएगा, ठीक है, पर लोन पेयर एक ही आएगा। H2O में जो लोन पेयर आएगा वो दो आएगा, है ना, दो बॉन्ड पेयर आएगा। ठीक है,
ClF3 में 2 लोन पेयर आएगा, 3 प्लेनर भी हो जाएगा, ठीक है, टी शेप। और HCF2 में, हाँ HCF2 तो लीनियर होगा, तो लीनियर का मतलब तो प्लेनर ही होता है बेटे, है ना। और इसके अंदर जो लोन पेयर्स की संख्या है वो टोटल कितनी है, 3 है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोन पेयर बोला था इन्होंने, ठीक है, और प्लेनर भी बोला था, तो इस दोनों ही क्राइटेरिया में ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, HCF2। नेक्स्ट, लीस्ट वोलाटाइल होने का मतलब क्या है कि इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पे, जो कि HF में सबसे ज्यादा होगा बेटे। डिस्पाइट इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, पर फिर भी ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी अच्छी होती है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट, तो द फॉलोइंग इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विथ BeCl2। देखिए BeCl2 एक लीनियर कंपाउंड, ठीक है, लीनियर है मतलब, तो आपको देखना है इनमें से कोई कोई बेंट वेंट होगा, देख लो। जैसे ये लीनियर आपको पता है, HCF2 लीनियर भी बताया था, CO2 लीनियर है, SO2 लीनियर नहीं है, बेंट होता है, ठीक है। तो इसके साथ ही आइसो स्ट्रक्चरल नहीं, आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है बेटे, जिसमें स्ट्रक्चर क्या हो, सेम, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन नहीं इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 66, शेप ऑफ HCF4, ये तो प्लेनर है बेटे, स्क्वायर प्लेनर, सिंपल है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, स्क्वायर प्लेनर है ना, डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट कर सकते हैं आप इसे। द डबल बॉन्ड इन C2 मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ बोथ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ ठीक है, करेक्ट है बेटे। C2 की जो कन्फिग्रेशन जो आप लिखोगे, ठीक है, तो σ1 है, σ2 है ना, इस प्रकार से लिखते लिखते जब σ*2s पे आओगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा बेटे, ठीक है। और उसके बाद 4 बचेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, π2px, ठीक है, π2px2, और फिर आएगा π2py2। तो देखिए ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो मतलब दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, और यही जो है पाई बॉन्ड में एग्जिस्ट करवाते हैं किसको, कार्बन को, ठीक है। दोनों ही पाई बॉन्ड्स होते हैं, है ना, दोनों ही पाई बॉन्ड्स होते हैं C2 में, है ना। C ऐसा ऐसा बनाते हैं ना, तो दोनों ही क्या बोलते हैं, ये भी पाई है बेटे, ये भी पाई है, जो कि BBT में पॉसिबल नहीं था। BBT में पहले सिग्मा बनता है और पाई बनता है, पर इसमें पॉसिबल है, दोनों ही पाई बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों ही चीजें करेक्ट है बेटा, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। हाँ ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ वाला, ठीक है। नेक्स्ट, 68 पे आता है, द फॉलोइंग द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोस्ट नेगेटिव तो फैक्चुअल हो गया बेटा, है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन जो है आपका क्या है, क्लोरीन है ना। क्लोरीन की जो है वो सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन साउंड होता है, पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज। क्लोरीन जो है वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है। NH3 is soluble in water. NH3 form hydrogen bond with water. हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, NH3 सॉल्युबल ही इसलिए है बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दोनों ही सही है बेटे, रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। 69 का हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट, 70, द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स। आइसोस्ट्रक्चर मतलब अगेन वही सेम बेटे, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। देखिए NH3 का जो है पिरामिडल है, ठीक है, PCl3 भी आपका पिरामिडल ही हो जाएगा बेटे, है ना। अच्छा, BCl3 आपका ट्राइगोनल प्लेनर है ना, हाइब्रिडाइजेशन से ही करते हैं ना, sp2, ठीक है। और SO3 भी आपका sp2 ही है, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ये भी सही है। तो CO2 लीनियर, HCF2 लीनियर, तो आंसर क्या हो गया बेटे, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इन सभी में सेम तरीका है, जैसे आप BSEPR पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में, वहां पर आप हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर के नंबर्स, बॉन्ड पेयर के नंबर्स, उनके हेल्प से बताते हो कि जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो कैसा होगा, ठीक है। तो ये सब बहुत रिपीटेड कंपाउंड्स, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जो आपने अपने नोट्स में या फिर अपने मॉड्यूल को सॉल्व करते वक्त नहीं देखा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, NF3 मॉलिक्यूल हैज अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। नहीं, ये तो गड़बड़ है बेटे, तो पिरामिडल टाइप का होता है। बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर, हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है N2 में और O2 में डबल है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है, ठीक है, तो उनका कन्फिग्रेशन भी सेम होगा, और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आएगा।
डाइपोल मोमेंट ऑफ H2S इज हायर, नहीं तो साफ साफ गड़बड़ है भाई, H2O का ज्यादा होता है बेटे, क्योंकि H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्जर है एज कंपेयर टू सल्फर और हाइड्रोजन, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट H2O का ज्यादा आता है। ठीक है, तो आंसर हो गया 2 and 3, 2 and 3, 2 and 3 ये रहा बेटे ना फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट टोटल हीट कैपेसिटी। अब आ गए हम लोग बेटे थर्मोडायनेमिक्स में। हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस की हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी होती है बेटे, क्यों? बिकॉज जो हीट कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, डी क्यू बाई एन डी टी। ठीक है, डी क्यू बाई एन, इन्फिनिटी सॉरी जीरो होता है। ठीक है, डी क्यू डी टी डी क्यू बाई एन डी टी, तो अगर डी क्यू की जो वैल्यू है वो जीरो होगा एडियाबैटिक में, ठीक है, तो सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटे, जीरो हो जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट में सॉरी जीरो। ओके, 72। 73, ये रिएक्शन दे रखा है, डेल्टा एच भी दिया है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच रिप्रेजेंट। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया बेटे थर्मोडायनेमिक्स में, कि अगर एक्सेस में सॉल्वेंट रहता है तो उसको इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, और अगर सिर्फ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ H2O है जिससे कि आपका इंथैल्पी ऑफ मतलब जो क्रिस्टलाइज फॉर्म है वो बन जाए, तो उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ आपका हाइड्रेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो हाइड्रेशन ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पॉजिटिव इंट्रोपी चेंज किसमें है? नहीं, ये इसमें नहीं है बेटे। देखिए, ये सॉलिड बन गया, पहले लिक्विड था, लिक्विड की इंट्रोपी ज्यादा होती है सॉलिड से। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें देखो ये गैस है ना, मतलब करते कैसे, डेल्टा एन जी वाले से करते हैं, डेल्टा एन जिसमें गैस आ जाए, तो डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है, प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स एक है, रिएक्टेंट में एक भी नहीं है, ठीक है, तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव मतलब इंट्रोपी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट हुआ। इसमें देखो दो और एक तीन, हाँ इसमें भी इंट्रोपी बढ़ रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा बेटे, 2 and 3। ठीक है, 2 and 3, ये होगा 74। ठीक है, नेक्स्ट 75 पे आते हैं। ये रिएक्शन है, कह रहे हैं कि डेल्टा एच दिया, डेल्टा एस दिया है, तो कितने टेम्परेचर पे वुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस, ध्यान दीजिएगा स्पॉन्टेनियस नहीं चाहिए इनको। ठीक है, तो वो स्पॉन्टेनिटी वाला फॉर्मूला लगाना होगा बेटे, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नॉट स्पॉन्टेनियस का मतलब ये आपको चाहिए बेटे पॉजिटिव, तो मतलब ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। उसको अरेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या रहेगा बेटे, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। तो इसका मतलब टी जो है बेटे वो लेस देन हुआ किससे, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। बस इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी उससे कम आपको ऑप्शन लगा देना है। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उससे आपको कम ऑप्शन लगा देना है। ठीक है, तो इससे आपको 75 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, ये है बेटे 30, और ये आपका 0.07 है ना, 0.07, दोनों ही यूनिट किलो जूल्स में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300/7, ये हो जाएगा समथिंग 4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 4 फिर आ जाएगा ये 70 तो 14, 420, 123, यहाँ पर तो 429, यहाँ ना मोस्टली ये होना चाहिए। ठीक है, पर आपको इससे कम ऑप्शन देना है, तो कम वाला ऑप्शन जो है वो इकलौता ये है बेटा, 400 केल्विन है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 400 केल्विन। ठीक है, 400 केल्विन पे ये जो चीज है ये बन जाएगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, एक सेकंड जरा पानी पी लो मैं। ठीक है, चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 75 के बाद 76। In isothermal expansion of ideal gas, exchange in internal energy is zero। हाँ ठीक है, ये सही है बेटे। हाँ, बिकॉज जो इंटरनल एनर्जी होता है इट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर, तो इसीलिए अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत बिल्कुल करेक्ट बात है ये। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हाँ ठीक है, दोनों ही सही है बेटे, तो बोथ assertion and reason are correct, and it is the correct explanation as well. Next 27, that is 77. Work involved when 1 mole of an ideal gas is compressed reversibly from this to this at a constant temperature of this। ठीक है, तो आपसे
आइसोथर्मल वर्क पूछ रहा है, तो आइसोथर्मल वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटे -2.303 log ऑफ होता है V2/V1 मोस्ट ऑफ द केसेस में, फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। पर यहाँ पर प्रेशर का क्वेश्चन है, तो वो होता है बेटे P1/P2 इनिशियल बाय फाइनल। ठीक, बस सारा डेटा पुट करना, आंसर है मोल 1 है। आर आप रखोगे 8.314/1000 है ना, 8.314/1000। टेम्परेचर रखोगे 300 और इसको सॉल्व करोगे। P1 जो है वो आपका 1 है और ये आपका 5 है। लॉग को सॉल्व करना सिखा देता हूं बस। तो लॉग ऑफ 1/5 है बेटे, उसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ 5 की पावर -1। ये माइनस आगे आएगा, नीचे आएगा और इसके साथ मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा ये। ठीक है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, मतलब आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ये बात पक्की हो गई है। और log 5 की जो वैल्यू है वो 0.70 होती है। ठीक है, बस उसके बाद तो आपको मल्टीप्लाई करना है भाई, वो आप ही को करना है। ठीक है, इसको देखिएगा क्या आंसर आता है। 78 आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कौन सा इसमें से सही है? देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जिसमें हीट और मास, ठीक है, दोनों में से किसी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड। देखिए, तो Q = 0 तो हो ही गया। ठीक है, और डेल्टा E = 0, वर्क = 0। अच्छा, ये तो मे और मे नॉट बी वाला केस है बेटे, कि अगर वर्क 0 हुआ, ठीक है, तो तब भी वो आइसोलेटेड हो सकता है, नहीं हुआ तब भी हो सकता है, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसा कुछ लेता हूँ, एक ऐसा कंटेनर लिया मैंने और इस कंटेनर का इंसुलेशन कर दिया, बाहर से इंसुलेट हो गया, मतलब मास नहीं जा रही बाहर और हीट भी नहीं जा रही बाहर। ठीक है, पर यहाँ पर मैंने गैस लिया है ना, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स लिए हैं और यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर भी कुछ गैस ले लिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली मूवमेंट तो होगा भाई, अगर प्रेशर में डिफरेंस होगा तो मूवमेंट होगा। मान लीजिए यहाँ पर 5 ATM है, तो ये सिस्टम तो ऊपर जाएगा। ठीक है, सिस्टम ऊपर जाएगा, सिस्टम जब ऊपर जाएगा अगर, ठीक है, तो फिर वर्क तो हो रहा है, इंटरनल वर्क तो हो ही रहा है। ठीक है, अब ये तो नहीं कह रहे कि वर्क जो है ये एक्सटर्नल सराउंडिंग पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर इंटरनली तो वर्क हो रहा है। ठीक है, अगर मेरा सिस्टम सिर्फ यही है तो इंटरनल एनर्जी पे भी फर्क पड़ेगा, सिर्फ यही है तो। ठीक है, तो इसमें आप जो है करेक्ट ऑप्शन तो फिर आपका वर्क 0 और डेल्टा E 0 अगर होगा तो फिर दोनों साथ में होगा। और क्यूब तो 0 है ही है ना, मतलब Q 0 है तो है ही, वो तो परमानेंट है। पर ये और ये आपका डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, है ना। आइसोलेटेड के अंदर भी इंटरनल वर्क तो हो ही सकता है। ठीक है, पर ओवरऑल इंटरनल एनर्जी चेंज पूरे सिस्टम में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल सराउंडिंग से कुछ नहीं है। तो मैं इसमें जाऊंगा बेटे फोर्थ ऑप्शन के साथ, क्योंकि अगर ये चीज 0 होगी, हाँ ये चीज 0 होगी, क्योंकि ओवरऑल जो है सिस्टम, पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का सराउंडिंग के साथ कोई किसी प्रकार का एनर्जी एक्सचेंज नहीं है। डेल्टा ई 0 होगा, डेल्टा ई 0 होगा तो वर्क भी 0 होगा। हाँ ये जरूर बोल सकते हो आप कि इंटरनली वर्क हो रहा है, पर उससे सिस्टम में ही एनर्जी का ट्रांसफर और वो हो रहा है, पर सराउंडिंग के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप सेफ साइड रहोगे, बोल दोगे कि हाँ वर्क भी 0 है और डेल्टा ई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन। चलिए 78 के बाद आते हैं 79 में। द फॉलोइंग कन्वर्जन डेल्टा एस सिस्टम इज पॉजिटिव। डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव बेटा ये रहा, पहले ऑप्शन है डायमंड ज्यादा टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर है और ग्रेफाइट थोड़ा सा लूजली पैक्ड है। दैट इज वाई ग्रेफाइट के अंदर मूवमेंट पॉसिबल है, पर डायमंड में मूवमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना ज्यादा आपका एंट्रोपी होती है। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप चेक करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता बेटे, इसमें गैस कम हो गया मोल है ना, इसमें भी गैस की मोल्स कम हो गए। ठीक है, तो इन सब में डेल्टा एस नेगेटिव है ना, पहले वाले में पॉजिटिव है। 80 पे आते हैं। द एंथैल्पी चेंजेस इन सक्सेसिव ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड्स आर दिस एंड दिस। एवरेज क्या था? एवरेज में तो बेटा आपको इन दोनों को जोड़ करके और ना 2 से डिवाइड कर देना बस। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन जो है इन दोनों के बीच का ही आएगा, बीच का आएगा तो क्या होगा बेटा 463। ठीक है, एवरेज जब भी होता है किसी भी दो नंबर का, उसके बीच में कहीं पे नंबर आता है, ऐसा एक ही ऑप्शन है 463, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 80 81 हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल डिटरमाइंड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो आप डिटरमाइन करते हैं ना बेटे, वो डिटरमाइन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मतलब ये आपका डेल्टा ई है ना। जो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है वो डेल्टा ई होता है।
और पूछा आपसे डेल्टा एच है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। बोला सर यही क्यों यूज किया, डेल्टा एनजीआरटी क्यों यूज किया, बिकॉज केमिकल रिएक्शंस में डेल्टा एनजीआरटी यूज करते हैं, और अगर कोई फिजिकल प्रोसेस होता है तो एन आर डेल्टा टी यूज किया जाता है, ठीक है। तो डेल्टा एनजी कहाँ से आएगा सर, उसके लिए आप इथेनॉल का कंबशन लिखोगे, तो इथेनॉल होता क्या है, C2H5OH, जो कि एक लिक्विड फेज में होती है चीज, ठीक है, और O2 गैस, ठीक है, ये आपका गैसियस फेज में है, ठीक है। अच्छा, और इससे बन रहा है 2CO2 गैस, और इससे बन रहा है क्या, 3H2O लिक्विड, है ना, लिक्विड। H2O को क्यों ले रहे हैं, बिकॉज टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री है, और मैंने बताया भी है अगर नहीं मेंशन हो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लिक्विड का फेज लिया जाता है, अगर रिएक्शन ही लिख देता तो उसमें आप H2O का फेज गैस लेते आप, ठीक है। अच्छा, अब देखो डेल्टा एनजी तो सिंपल हो गया, डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या हो गई बेटे, वो हो गया -1, 2 -3, बस सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। आर की जो वैल्यू है वो आप रखोगे क्या, 2/1000, बिकॉज ये आप किलो कैलोरी में है, तो आर भी आपको किलो कैलोरी में रखना होगा, जो कि कैलोरी में 2 होता है ना, और जब आप किलो कैलोरी में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें ट्रिक, ट्रिक बड़ी सिंपल सी है, क्लास में भी सिखाया मैंने ये, कि डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन देखो, -670.48, ठीक है, तो आंसर आपका इसी के आसपास रहने वाला था, ऐसा ऑप्शन कौन है, देखो भाई ये तो बहुत दूर हो गया, ऑलमोस्ट हाफ हो रहा है, ठीक है। ये एग्जैक्ट सेम है, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज डेल्टा एन जी जीरो है, नॉन जीरो है, ठीक है, तो प्लस में तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या बनता है, 671.08, ठीक है। तो ये सब भी करने की जरूरत नहीं थी, अगर ऑप्शन आप पहले नोटिस करते कि जो डेल्टा एच और डेल्टा ई है उसका वैल्यू बहुत क्लोज रहता है, अगर ऐसे दो ऑप्शन होते ठीक है तो हम करते हैं, हाँ? पर एक ही है, तो अब कंफर्टेबली एकदम 110% कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकते हैं कि आपका ये वाला आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए, 82, नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव कौन सा नहीं है बेटे, सिंपल है, इंथैल्पी, इंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो मास डिपेंडेंट होती है, ठीक है। 2 moles आइडल गैस एक्सपैंडेड आइसोथर्मली, इंटरनल एनर्जी चेंज, देखो इंटरनल एनर्जी जो है ना बेटे, ये आपका इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंड सिंस इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस देयरफॉर डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। ये सब बस उल्लू बनाने के लिए दिया जाता है भाई, 5 लीटर 10 लीटर 310 केल्विन एंड सो ऑन, ठीक है, डेल्टा ई जीरो होता है। Among the following the total number of physical properties which are extensive, extensive का मतलब मास डिपेंडेंट हो गया बेटे, ये मास इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये मास डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, मोलर हीट कैपेसिटी भी नहीं, बिकॉज ये भी पर यूनिट मोल डिफाइंड होता है, ये भी नहीं होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है। तो 1 2 3 और 4, ठीक है, तो चार ऐसी क्वांटिटीज हैं जो आपकी मास डिपेंडेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी सब एग्जाम्पल में नोट्स पे लिखवाया हुआ है सब। 85, enthalpy of formation of CH4, CO2 and H2 are this and this and this. The enthalpy of combustion of CH4 will be, देखिए combustion की enthalpy निकालने के लिए आपको combustion reaction लिखना होगा पहले, CH4 और O2 का, जिससे कि क्या क्या बनता है बच्चे, एक है CO2 और बनता है 2H2O, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लगा दिया आपने। इस रिएक्शन का जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वही होगा आपका क्या बेटे, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4, और हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए तरीका क्या है, इंथैल्पी समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका यहाँ पर CO2 और H2O, देखिए CO2 के लिए क्या है, -Y है ना, और H2O के लिए -2Z हो जाएगा, बिकॉज ये 1 मोल के लिए होता है, ये आपका यहाँ पर 2 मोल है, और फिर माइनस करेंगे रिएक्टेंट्स के लिए, ठीक है, तो रिएक्टेंट्स में CH4 है, उसका -X है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +X, और ऑक्सीजन का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो जीरो है, ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, ऐसा ऑप्शन है आपका, कहाँ गया भाई, X-Y -2Z, हाँ ये रहा बेटा, है ना, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। 85, 86, 86, ठीक है, 86 में एक सेकंड बेटा, हाँ रंजन जी बताएं, गुड आफ्टरनून, अभी रिकॉर्डिंग कर रहा था, यहाँ अर्जेंट है, बताइए, ठीक।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट। तो द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली पाई बॉन्ड्स, है ना, ये बहुत ऑब्वियस आंसर है बेटे, C2 अभी हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। ठीक है, पाई 2px2 और पाई 2p/2 दोनों ही पाई बॉन्ड होता है। 87, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग इज आर। पैरामैग्नेटिक के लिए फिर से वही देखना है बेटे आपको कि किसमें अनपेड है, तो O2 में अनपेड होता है और इसमें भी अनपेड होता है। ठीक है, तो इसीलिए 2 और 3 दोनों हो जाएगा बेटा, N2 जो है वो डायमैग्नेटिक है। 88, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इन CO3 2-। देखिए CO3 2- का जो स्ट्रक्चर है बेटे वो ऐसा होता है, और किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो तरीका है वो क्या है, सेंट्रल एटम के अराउंड सारे बॉन्ड्स को काउंट करते हैं, जो कि अभी टोटल 4 हैं। ठीक है, और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। ठीक है, जो कि कितने आएंगे इसके लिए बेटे, 3 बनेंगे। ठीक है, आई गेस वो आपको बनाने आता होगा। ये 2 नेगेटिव चार्ज है, ये तीनों ऑक्सीजन पे बटेगा। ठीक है, और पार्शियली बढ़ता है, पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो देखिए कैसे कैसे बना सकते हैं, मैं बस एक ट्रिक सिखा देता हूँ। ये ए बी है और ये सी है। ठीक है, तो अभी 2 नेगेटिव चार्ज जो है ए एंड बी पे है, ए एंड बी पे है ना, ऑक्सीजन को मैंने नेम कर दिया ए बी और सी ताकि पहचान सके आप। ठीक है, तो अभी ये 2 नेगेटिव इस पे है ना, और ये 2 नेगेटिव और किस पे हो सकते हैं भाई, ए कॉमा सी पे हो सकता है, और कहाँ हो सकता है, बी कॉमा सी पे, बस इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है। ओके, तो 4 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर हो जाएगा 1.33, ये आपका आंसर है 88। ओके, नेक्स्ट 89, match the molecules given in list 1 with their shape given in the list 2 and choose the correct answer from the given below। अच्छा, NH3 पिरामिडल है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल, बहुत कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, BrF3, इसमें 2 लोन पेयर्स है ना, 2 लोन पेयर्स है बेटे, और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, 4 3 7 जो है इसका मतलब वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इसका शेप हो जाएगा कैसा बेटे, टी शेप, है ना, क्योंकि 2 लोन पेयर है ना और 3 बॉन्ड पेयर पे टी शेप होता है। ठीक, BF3 तो आपका सिंपल है, ट्राइगोनल प्लेनर है बेटे, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, 3 बॉन्ड पेयर है, 120 एंगल होता है। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। अच्छा, और SF4 में एक लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो ये होता है टोटल सीसॉ। ठीक है, देखिए 1 का 4 मतलब A का 4, बी का 2, ये रहा, और सी का 3 और डी का हो गया 1। ठीक है, ये रहा बेटे आंसर, है ना, तो 89 का हो गया आपका थर्ड। नेक्स्ट, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ। अच्छा ठीक है, देखो सिंपल है, सीओ का जो स्ट्रक्चर होता है बेटे उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, एक कोऑर्डिनेट और आपके 2 और सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो सबसे छोटा ये होगा। CO2 में होता है डबल, प्योर डबल होता है, इसमें सिंगल होता ही नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये इससे थोड़ा बड़ा होगा। ओके, और CO3 2- में मिक्स है ना, अभी बताया था मिक्स है ना, 2 आपके सिंगल है और एक क्या है बेटे, डबल है, तो इससे मिक्स कैरेक्टरिस्टिक आता है। तो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक अगर आ गया तो ऑब्वियसली वो डबल वाले से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो CO3 2- सबसे बड़ा है, फिर CO2 और सबसे छोटा है बॉन्ड लेंथ होगा बेटे किसका, CO का, बिकॉज में ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट 91, I3- इज लीनियर, करेक्ट है। I3- आयोडीन इज इन sp, ना sp नहीं बेटा, अभी तो हमने डिस्कस किया भी था, I3- का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, तो इसलिए होगा करेक्ट एंड इनकरेक्ट, ये रहा बेटा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। Into the following ionic, covalent and coordinate all kinds of bonds are present, है ना, सभी kinds of bond जो है वो प्रेजेंट है, वो किसमें है, वो है, ये रहा देखिए NH4Cl में बेटे, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो NH4 प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड हो गया, है ना। NH4 प्लस को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो इसका जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, HHH, 3 कोवेलेंट हो गया, और एक होता है यहाँ पर कोऑर्डिनेट, एक क्या होता है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट भी है, कोवेलेंट भी है और आयनिक भी है। ठीक है, किसमें, NH4Cl। ठीक, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इवेपोरेशन ऑफ वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है बेटे, एक H2O मॉलिक्यूल दूसरा H2O मॉलिक्यूल से सेपरेट होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस में भी नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, उसमें भी बस
फिक्सिंग होती है अच्छे से और वो सेपरेट हो जाता है ना, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ ब्रोमीन, नहीं सब्लिमेशन में भी नहीं होता है ना, सब्लिमेशन भी वही चीज है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो कि एक प्रकार का, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक क्लोरीन, हाँ ये पॉसिबल है, बिकॉज Cl2 से आप 2Cl बनाओगे, तो एटॉमिक क्लोरीन इसी को बोलते हैं, तो Cl और Cl के बीच में आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। और ये कौन सा बॉन्ड है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग इसमें हो रही है ना, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये छूट गया 94, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग, ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बटे नोट्स में आपने पाया होगा, सबसे ज्यादा करेक्ट ओवरलैपिंग जो है, पावरफुल ओवरलैपिंग होती है किसकी, पीपी सिग्मा, है ना, पीपी सिग्मा, फिर एसपी सिग्मा होता है, थोड़ा सा इफेक्टिव कम हो जाता है, फिर एस एस सिग्मा, और पाई तो सबसे कम होता है, ठीक है, तो इसीलिए ये आपका करेक्ट बन जाएगा थर्ड वाला, ओके। गिवन दैट दिस द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन के लिए क्या करना होगा बेटे, आपको C प्लस हाफ O2 से CO बनाना होगा, है ना, क्योंकि बाय डेफिनेशन यही है, फॉर्मेशन में एक मोल प्रोडक्ट बनाना है और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है, ठीक है, और इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट बनाना है, तो ये रिएक्शन का आपको डेल्टा एच चाहिए। इस रिएक्शन का डेल्टा एच लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस रिएक्शन का हेल्प लेना होगा, तो देखिए इसमें किसको, किसी को ऐड, किसी को सब्ट्रैक्ट, किसी को 2 से डिवाइड, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर CO का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर CO का कोफिशिएंट 2 है और उल्टा साइड भी है, ठीक है, तो मतलब ये उल्टा भी होगा और 2 से डिवाइड भी होगा, ठीक है, तो जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का y, ठीक है, और डिवाइड करोगे तो हो जाएगा y/2, है ना, और उसके बाद पहले वाले रिएक्शन से ऐड कर देना है, आपकी रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है, तो मतलब ऐसा हो जाएगा कुछ y/2 माइनस एक्स, ठीक है, y/2 माइनस एक्स, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए बेटे ये रहा y-2x/2, है ना, y-2x/2, इस रिएक्शन का आपका डेल्टा एच इससे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 96, what is the entropy change when 1 mole of ice is converted into water at 0 डिग्री सेल्सियस, enthalpy change for the conversion of, देखो जो भी दो ही प्रोसेस है बेटे, एक तो है आपका फ्यूजन है और दूसरा है इवेपोरेशन, सॉरी वेपराइजेशन, ठीक है, इन दोनों का एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला है वो दोनों ही थोड़ा मिलता जुलता है, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन कैसे आता है बेटे, एंट्रोपी चेंज, सॉरी यहाँ पर ऐसा आएगा, वो हो जाएगा डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, कौन सा, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बस यही करना है आपको। तो देखिए इंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन जो है वो है आपका क्या, इंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन जो है वो आपका है बेटे 6 किलो जूल्स, है ना, और आपको आंसर देना है किसमें, जूल्स में, तो इसका मतलब इसको आपको 6000 करना पड़ेगा, और टेम्परेचर होगा बेटे 273, ठीक है, तो इससे आप सॉल्व करोगे तो ये 21.98 के आसपास आना चाहिए, ठीक है, देख लीजिएगा सॉल्व करके, 21.98 ही आना चाहिए सॉल्व करके, ठीक है, जूल में, है ना, जूल पर मोल में, ओके, पर मोल पर केल्विन। नेक्स्ट 97, enthalpy of dissolution of BaCl2 and this is this enthalpy of hydrogen, मतलब इस रिएक्शन का बताना है बेटे आपको, और दिया जो है वो दो अलग अलग चीजों का है, उस रिएक्शन को पहले लिखेंगे कि किसका किसका दिया है और फिर इसको लेके आएंगे उन दोनों के हेल्प से, ठीक है। देखिए enthalpy of dissolution of BaCl2 कैसे लिखा जाएगा, तो ये है BaCl2 प्लस H2O एक्सेस में, जिससे कि बनेगा BaCl2 एक्वस, ठीक है, इसका डेल्टा एच आपको दिया है बेटे -20, ठीक है, फिर दूसरा दिया है BaCl2 डॉट 2H2O प्लस H2O एक्सेस गिव्स दिस, इसका डेल्टा एच है +8, ठीक, जो लेके आना है वो ये है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, पहले वाले के साथ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें BaCl2 और इससे बन जाएगा BaCl2, ठीक है, प्लस 2H2, है ना, ध्यान दीजिएगा 2H2 कैसे आया, बिकॉज ये वाला एक्सेस और ये वाले एक्सेस, इन दोनों एक्सेस में एक्सेस माइनस एक्सेस करेंगे तो 2 का डिफरेंस है, ठीक है, इसमें जो है 2 ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है, 2 इसके अंदर ज्यादा है, ठीक है, तो BaCl2 प्लस 2H2 गिव्स क्या, BaCl2 डॉट 2H2, तो ये रिएक्शन लाने के लिए आपको इसको उल्टा करना होगा और इसके साथ ऐड करना होगा, ठीक है,
तो ये उल्टा किया तो -8 हो गया, और ऐड किया तो -20, और -8 कितना हो गया, -28। ये रहा बेटा आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, entropy change in conversion of 1 mole of liquid water to vapor at the same temperature is। अच्छा ये वही हो गया बेटा फिर से, है ना, जो बस मैं बता रहा था आपको, फ्यूजन का आपको दे दिया है ना, आपको वेपराइजेशन का पूछा गया, मतलब फ्यूजन और वेपराइजेशन, और फ्यूजन का हमने देख लिया, वेपराइजेशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन कैसे रिलेट होगा। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है वो आएगी बेटे आपका, देखिए 2.257, ये किलो जूल है, पहले उसको जूल में किया, और ये पर ग्राम है, ध्यान दीजिएगा, और आपका आंसर पूछा है 1 मोल के लिए, तो आप इसको 18 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज 1 मोल में 18 ग्राम होता है। ठीक है, पानी के। ओके, तो आप 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर जो है वो 373, बस इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, पर क्योंकि ये सेक्शन बी में है, तो मैं ये ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अवॉइड, मतलब अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि आपके पास थ्योरेटिकल सवाल अगर है सेक्शन बी में, आप उसको अटेम्प्ट करिए, थोड़ा सा टाइम सेविंग रहता है। ओके, नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटे, a spontaneous process is irreversible and may only be reversed by some external agency। अच्छा, total entropy of a spontaneous process is positive, is reversible and may only be reversed by a spontaneous, हाँ करेक्ट है बट spontaneous process is irreversible होता है। ठीक है, एंड मे ओनली बी रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल, हाँ ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना, अगर आप चाहते हैं कि वो रिवर्स हो तो आपको एक्सटर्नली उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल इंटरवेंशन चाहिए होता है। टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज पॉजिटिव। टोटल एंट्रोपी चेंज, हाँ कह सकते हैं, पर एक वर्ड यहाँ पे इन्होंने और यूज नहीं किया, टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स होना चाहिए था, सिस्टम का नहीं, सिर्फ यूनिवर्स का जो एंट्रोपी चेंज है वो एक इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में पॉजिटिव होता है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, पर ये चीज, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज स्पॉन्टेनिटी और डेल्टा एस डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये रिलेटेड है मेजरली किसे, डेल्टा जी से। ठीक है, तो ये आप बोलेंगे बेटा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बट इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, टोटल एंट्रोपी ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज पॉजिटिव, हाँ, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का लेना देना जो है वो डेल्टा जी के साथ होता है। ओके, नेक्स्ट, हाँ, इसके लिए क्या ट्रू है, तो ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है बेटे, है ना, 100 डिग्री पे इक्विलिब्रियम में होता है लिक्विड और वेपर्स, तो इसका जो डेल्टा जी है वो हो जाएगा 0, और क्योंकि इक्विलिब्रियम के डेल्टा जी 0 होता है, और डेल्टा जी होता है इक्वल किसके, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो क्योंकि ये 0 है, इसीलिए ये और ये न्यूमेरिकली क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपके डिस्कशन कंप्लीट, है ना। एक क्वेश्चन आपका वो रह गया था शायद, F2 और B2, उसमें कंफ्यूजन था, तो जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है कि F2 का क्योंकि साइज जो है वो थोड़ा छोटा होता है, जिसकी वजह से उसके न्यूक्लियस में रिपल्शंस ज्यादा होते हैं, और इसलिए उसको तोड़ना इजी हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि F2 में साइज काफी छोटा होता है, तो वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर उसका है। ठीक है, तो B2 और F2 में अगर सेलेक्ट करना होगा मिनिमम बॉन्ड एंथैल्पी, तो आप F2 को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका डिस्कशन कंप्लीट हो गया बेटे। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट डिस्कशन में मिलते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक सभी को फॉर द रिजल्ट्स। ओके, थैंक यू।